नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज गुरु 1602 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारी हिंदी व्याकरण की प्रथम कक्षा है। हमारे सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, यूपीएसआई और यूपीपीसीएस और भी अन्य प्रकार के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है। इस सभी को दृष्टिगत करते हुए आज हम लोग हिंदी व्याकरण की कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे सुपर टेट में भी 20 नंबर की हिंदी व्याकरण आएगी। तो दोस्तों, आज से हम लोग प्रथम कक्षा के साथ हिंदी व्याकरण की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप सभी हमारे साथ सुपर टेट इत्यादि यूपी टेट, सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कक्षाएं निरंतर मिलती रहेंगी। आप हम लोगों से जुड़िए और वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे जो भी हम नई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वर्ण विचार। हिंदी व्याकरण में वर्णों की किस तरह से क्या स्थान रहता है, वर्णों का इत्यादि का अध्ययन हम वर्ण विचार के अंतर्गत करते हैं। दोस्तों, पहला अध्याय है वर्ण विचार। वर्ण शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। देखिए दोस्तों, वीडियो कितनी भी लंबी क्यों ना हो, हमको चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे एग्जाम में जब हम एग्जाम हॉल में बैठें तो तुरंत प्रश्न को देखते ही उसका उत्तर लगा दें। तो इस तरह से आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। वर्ण शब्द, व्री धातु से वर्ण शब्द बना है। वर्ण शब्द का अर्थ है वर्ण करना या चुनना। ठीक है दोस्तों, व्री धातु से वर्ण शब्द की उत्पत्ति हुई है। भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई, लघुत्तम का अर्थ है सबसे छोटी इकाई, जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे क में हलंत लगा हुआ है नीचे, तो क आधा है, क प्लस अ प्लस म में भी हलंत है, म प्लस अ प्लस ल प्लस अ बराबर कमल। अब देखिए दोस्तों, वर्ण किसे कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं क एक वर्ण है, तो इन्होंने वर्ण की परिभाषा बताई जिसके खंड नहीं किए जा सकते। तो क को आप अब नहीं तोड़ सकते, क को आप नहीं तोड़ सकते, कितनी भी कोशिश कर लीजिए क को नहीं तोड़ सकते। तो जिसके खंड नहीं किए जा सकते वही वर्ण है। तो क के खंड नहीं किए जा सकते, इसलिए क भी एक वर्ण है। इसी तरह अ के भी खंड नहीं किए जा सकते, अ भी एक वर्ण है। तो दोस्तों, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहा जाता है। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है प्रश्न। भाषा के मौखिक रूप को अक्षर कहा जाता है। दोस्तों, भाषा का जो मौखिक रूप है उसको अक्षर कहा जाता है। अब देखिए, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो देखिए दोस्तों, पहले हम स्वर को देखेंगे। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर वर्ण कौन से होते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रहते हैं, दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपने ले लिया अ जो है किसी भी वर्ण की सहायता के बिना भी उच्चारण किया जा सकता है। इसी तरह ई भी किसी भी वर्ण की सहायता के बिना उच्चारण किया जा सकता है। तो अ, ई इत्यादि जो हैं ये क्या हैं? स्वर हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर स्वर, पहले हमने वर्ण के भेद देखे। वर्ण होते हैं दो प्रकार के, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब हमने स्वर को देखा तो स्वर की परिभाषा देखी, जो स्वतंत्र रूप से विद्यमान और उच्चारित किए जाते हैं वह स्वर कहलाते हैं। अब हमें देखना है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, स्वर के भेद तो देखिए,
मात्रा या उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर के भेद। देखिए दोस्तों, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा अथवा उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। आपसे पूछा जाए उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब देख लेते हैं ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं और प्लुत स्वर कौन से होते हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर। वे स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता हो, उन्हें ह्रस्व स्वर अथवा मूल स्वर अथवा लघु स्वर अथवा एकमात्रिक स्वर कहा जाता है। दोस्तों, आप भ्रमित ना हों, ह्रस्व स्वर के ही ये नाम हैं। मूल स्वर भी ह्रस्व स्वर को ही कहा जाता है, लघु स्वर भी ह्रस्व स्वर को कहा जाता है, एकमात्रिक स्वर भी ह्रस्व स्वर को ही कहा जाता है। तो जिनका बहुत ही कम समय में उच्चारण होता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। देखिए, ह्रस्व स्वर हमारे 4 हैं। कौन कौन से हैं? छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो 4, अ, ई, ऊ और री। आइए दीर्घ स्वर को देखते हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें संधि स्वर, गुरु स्वर, संयुक्त स्वर, द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। भ्रमित ना हो दोस्तों, दीर्घ स्वर के ही ये उपनाम हैं। संधि स्वर ही दीर्घ स्वर है, गुरु स्वर ही दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर ही दीर्घ स्वर है और द्विमात्रिक स्वर ही दीर्घ स्वर है। देखिए दोस्तों, दीर्घ स्वरों की संख्या जो है वह 7 है। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये 7 जो स्वर हैं ये दीर्घ स्वर हैं। आपको बस ह्रस्व स्वर रट लेने हैं जो 4 हैं, अ, ई, ऊ और री। ठीक है दोस्तों, दीर्घ स्वर स्वतः याद हो जाएंगे। अब आइए आगे। दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सजातीय और दूसरा है विजातीय। देखो दोस्तों, सजातीय स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जो समान वर्णों के मेल से बनते हैं वे स्वजातीय स्वर कहलाते हैं। विजातीय स्वर उन्हें कहा जाता है जो समान स्वर से नहीं बनते हैं, उन्हें विजातीय स्वर कहा जाता है। आप दोस्तों चिंता ना करें, अभी स्पष्ट करते हैं। पहले तो सजातीय स्वर समझेंगे। सजातीय स्वर के सामने लिखा है वे स्वर जो समान वर्णों के मेल से बनते हैं। देखिए दोस्तों, समान वर्णों के मेल से आपने कहा, तो देखिए यहां पर अ और अ ये क्या है? ये सजातीय वर्ण है। सजातीय का तात्पर्य होता है जैसे मनुष्य और मनुष्य, 2 मनुष्य हैं तो दोनों ही सजातीय हैं। एक कुत्ता और एक कुत्ता, 2 कुत्ते मिलकर के सजातीय कहलाएंगे। यदि कुत्ता और बिल्ली को ले लिया जाए तो ये हो जाएंगे विजातीय। तो सजातीय स्वर उन्हें कहा जाता है जो क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अ और अ को मिलकर के क्या बना? बड़ा आ। तो ये बड़ा आ क्या हो गया? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर जो है ये क्या कहलाएगा? सजातीय स्वर। इसी तरह छोटी ई और छोटी ई को मिलाकर के क्या बन गई? बड़ी ई। तो ये बड़ी ई क्या कहलाएगी दोस्तों? सजातीय दीर्घ स्वर। इसी तरह छोटा ऊ और छोटा ऊ को मिलाकर के क्या बन गया? बड़ा ऊ। तो ये भी दोस्तों क्या कहलाएगा? सजातीय दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम विजातीय स्वर की तरफ चलते हैं। विजातीय स्वर, विजातीय स्वर क्या है दोस्तों? असमान जाति के स्वरों का परस्पर मेल विजातीय स्वर कहलाता है।
असमान जाति, मैंने जैसे अभी आपको समझाया, एक जानवर है और एक मनुष्य है, तो दोनों अलग अलग जाति के होने के कारण इन्हें विजातीय स्वर कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए अ है और यहाँ पर प्लस करके ई है। अब देखिए यहाँ पर अ प्लस अ होता तो सजातीय स्वर कहलाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, अ प्लस ई मिला करके ए बना है, तो ए क्या हो जाएगा, विजातीय दीर्घ स्वर। इसी प्रकार अ और ई को मिला करके, अ और ई को मिला करके क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, तो ए भी क्या हो जाएगा दोस्तों, विजातीय स्वर। ठीक है। इसी तरह से अ और ऊ को मिला करके ओ बनेगा, तो दोस्तों ओ भी क्या हो जाएगा, एक विजातीय स्वर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए विजातीय स्वरों की संख्या कितनी है, तो दीर्घ स्वर कितने हैं, 7, जिनमें से कुछ सजातीय हैं और कुछ विजातीय हैं। तो हमने सजातीय भी देख लिया और विजातीय भी देख लिया। आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब आया स्वरों में प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। जैसे इसे हिंदी के अंक 3 की तरह लिखा जाता है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा ओम, जब हम ओम लिखते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, ओ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए ये जो 3 का अंक है, इसी को प्लुत कहा जाता है। समझे दोस्तों, तो इसी को प्लुत कहते हैं। यह आकार की ध्वनि देता है, अर्थात जो प्लुत स्वर होता है वह किसकी ध्वनि देता है, आकार की ध्वनि देता है। इसका प्रयोग संगीत, संबोधन, चीखने चिल्लाने में किया जाता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और आपसे कुछ 100 मीटर दूरी पर कोई राम नाम का व्यक्ति है, तब आप उसको जब चिल्ला करके बुलाएंगे राम, तो जो माँ में जो अ है वह प्लुत हो जाएगा। तो उसको समझने के लिए दोस्तों आपको संस्कृत में जाना होगा। बस आप इतना समझेंगे कि जो प्लुत स्वर होता है उसको 3 अंक की तरह लिखा जाता है, आकार की ध्वनि देता है और इसका प्रयोग संगीत, संबोधन, चीखने चिल्लाने में किया जाता है। अब आइए आगे दोस्तों। पहले हमने देखा उच्चारण के स्थान पर स्वर। तो उच्चारण के स्थान पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब दूसरा पॉइंट है ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। ओष्ठ यानी होठ, होठों की आकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से हैं, एक तो वृत्ताकार स्वर हैं और हैं एक अवृत्ताकार स्वर। तो दोस्तों वृत्ताकार स्वर कौन कौन से हैं, उ, ऊ, ओ और औ। दोस्तों वृत्ताकार स्वर उन्हें कहते हैं जब जिन स्वरों को उच्चारण करते समय होठ जो हैं वो वृत्त यानी गोल हो जाएं, तो उनको वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। जैसे ऊ, आप यदि ऊ का उच्चारण करेंगे तो आपके होठ कैसे हो जाएंगे, गोल हो जाएंगे। तो ऊ, ओ और औ, तो इनका उच्चारण करते समय आपके जो होठ हैं, ओष्ठ हैं, वो वृत्त यानी गोल हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, वृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर किन्हें कहते हैं, वे स्वर जिनको उच्चारण करते समय होठों की आकृति गोल नहीं होती, अर्थात जैसी है समान रहती है। जैसे अ, आ, ई, री, ए और ऐ, तो इनकी भी आकृति समान रहती है, इसीलिए इन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो दोस्तों ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर।
अब मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। दोस्तों, मुख की यानी मुंह की आकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। जैसे संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। दोस्तों, संवृत स्वर किन्हें कहते हैं? संवृत स्वर वे कहलाते हैं जिनके उच्चारण में मुंह कम खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम खुलता है वे संवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे ई, री, उ और उ, ये 5 जो स्वर हैं ये संवृत स्वर हैं। विवृत स्वर, विवृत स्वर उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में मुंह ज़्यादा खुलता है। ऐसा एक स्वर है सिर्फ, वो है बड़ा आ। जब बड़ा आ का उच्चारण आप करते हैं तो मुंह क्या होता है? ज़्यादा खुलता है। तीसरा है अर्धविवृत। अर्धविवृत से तात्पर्य है दोस्तों, अर्धविवृत से तात्पर्य है अ, ए और ओ। अर्धसंवृत पहले आएगा। अर्धसंवृत यानी जिनके उच्चारण में मुंह न तो ज़्यादा खुले और ना ही कम खुले, ऐसे स्वर हैं अ, ए और ओ। चौथा है अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर का भी यही परिभाषा है, जिनके उच्चारण में मुंह न तो ज़्यादा ही खुले और न कम खुले, ऐसे हैं स्वर ऐ और औ। दोस्तों, अब चौथा प्रकार है स्वरों का। जी, चौथा प्रकार है जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार। सबसे पहले हमने उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार देखे, जो कि 3 थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उसके बाद हमने देखे ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ओष्ठ की आकृति के आधार पर वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। फिर मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार के स्वर देखे, संवृत, विवृत, अर्धसंवृत और अर्धविवृत। अब चौथा प्रकार है जिह्वा यानी जीभ। जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार हैं 3, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चित स्वर। अग्रस्वर क्या होता है? अग्रस्वर यानी जिह्वा के जो आगे वाले भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है वह अग्रस्वर कहलाते हैं। उनमें आते हैं ई, बड़ी ई, री, ए और ऐ, ये अग्रस्वर कहलाते हैं। दूसरा होता है मध्यस्वर। मध्यस्वर में सिर्फ छोटा अ आता है। और तीसरा है पश्चस्वर। पश्चस्वर उसे कहते हैं जिह्वा के सबसे अंतिम वाले भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है वह पश्चिम स्वर कहलाते हैं। उनमें आते हैं बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ, ये पश्चिम स्वर कहलाते हैं। तो दोस्तों, स्वरों के जो विभिन्न प्रकार थे हमने पढ़े। अभी कुछ मुख्य बातें अवशेष हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही बार पूछा जा चुका है। स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। नोट, इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, हिंदी भाषा के कुछ विद्वानों का मानना है कि री स्वर नहीं है, यह व्यंजन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि री स्वर नहीं है, व्यंजन होता है। ऐसी स्थिति में स्वरों की संख्या 10 रह जाती है। और यदि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो यदि विकल्प में 11 दिया हो तो आप स्वरों को 11 ही मारेंगे, टिक 11 पर ही करेंगे, 10 पर नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, यही मुख्य बात थी। अब दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि हिंदी में कितने अयोगवाह हैं। अयोगवाह ध्वनियाँ क्या होती हैं? वे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, इनका प्रयोग स्वर व व्यंजन दोनों में होता है, उन्हें अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। दोस्तों, जो न तो स्वर ही होती हैं और न ही व्यंजन ही होती हैं, वे ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? अयोगवाह। दोस्तों, इसमें नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अयोगवाह हिंदी में 2 होते हैं। हिंदी में 2 अयोगवाह होते हैं, आप लिख लीजिएगा। पहला अनुस्वार और दूसरा विसर्ग।
यदि आप इस भाषा में न समझें तो आप समझ सकते हैं, पहला होता है अंग, दूसरा होता है अह। ठीक है दोस्तों, तो 2 अयोगवाह हिंदी में होते हैं और संस्कृत में 4 होते हैं। अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण क्या है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु नाक व मुख से ध्वनि करती है उन्हें अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। दोस्तों, वे वर्ण जिनको बोलते समय जब मुंह से जब वायु निकलती है तो वो नाक और मुंह से दोनों से निकले वायु, तब जाकर के आप कहेंगे कि यह वर्ण अनुनासिक है। जैसे अ, आ, ई, आ, औ, तो इत्यादि की जो वर्ण हैं, इनके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से ही ध्वनि निकल रही है, तो इसलिए इनको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुनासिक वर्ण की आपसे परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है। वे वर्ण जिनका उच्चारण मुंह और नासिका यानी नाक दोनों से हो उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अब आ गया निरनुनासिक। निरनुनासिक दोस्तों वर्ण वे होते हैं जिनका उच्चारण केवल मुंह से किया जाता है, कि जिनका उच्चारण केवल मुंह से किया जाता है, जिसमें नाक का उच्चारण नहीं होता है, अर्थात नाक से वायु नहीं निकलती है। वे ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? निरनुनासिक कहलाती हैं। जैसे आप सामान्य रूप से बोलते हैं अ, आ, ई, उ, यदि इसी में आप अनुनासिक लगा देंगे, नाक का उच्चारण कर देंगे जैसे आ, ई, तो ये क्या हो जाएंगे? अनुनासिक। और इनमें से ही यदि नाक का उच्चारण हटा देंगे तब ये हो जाएंगे अ, आ, ई, निरनुनासिक। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये स्वर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। बस इसी पॉइंट पर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आइए अब व्यंजन की तरफ चलते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते हैं। दोस्तों, इसका क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, जब भी आप क लिखेंगे तो क को आप जब बोलेंगे क, तो जब थोड़ी देर क को बोलेंगे तो आपको स्वतः अ की ध्वनि आएगी। तो इससे पता चलता है कि क स्वतंत्र नहीं है, उसमें अ छुपा हुआ है। तो क जो है वो व्यंजन तो है, लेकिन वो स्वतंत्र बोला नहीं जा सकता बिना अ के। बिना अ के क को आप बोल ही नहीं सकते। बिना क में ई लगाए क को बोल ही नहीं सकते। बिना क में ऊ लगाए क को आप बोल ही नहीं सकते। तो जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता वे व्यंजन कहलाते हैं। देखिए आगे लिखा है, ये स्वर वर्णों की सहायता से बोले एवं लिखे जाते हैं। जैसे क में अ, तो क बनता है बराबर करके। इसी प्रकार म जब आधा होता है और उसमें जब अ मिला दिया जाता है तो म पूरा बनता है। बिना अ के उच्चारण के, बिना किसी स्वर के मिलाए कोई भी व्यंजन नहीं बोला जा सकता। इसलिए कहते हैं कि व्यंजन जो है स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण। दोस्तों, व्यंजनों का वर्गीकरण क्या किया है देखते हैं। दोस्तों, क से म तक के 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। घबराइए मत बिल्कुल दोस्तों। आप जब छोटा आ बड़ा आ पढ़ते थे बचपन में तो आपने देखा होगा क ख ग घ ङ, ठीक है। इसी तरह च छ झ झ ञ, इसी तरह ट ठ ड ढ ण, फिर त थ द ध न और प फ ब भ म। ये पांच इकट्ठे वर्ण आते थे। तो देखिए दोस्तों, जो भी वर्ण जिस अक्षर से स्टार्ट होता है उसको उसका वर्ग कह दिया जाता है। जैसे अभी समझते हैं। देखिए दोस्तों, क ख ग घ ङ, ये क से स्टार्ट है तो इसको क्या कह दिया? क वर्ग कह दिया। च छ ज झ ञ, यहाँ पे जो प्रारंभ है च से है तो च को इसको क्या कह दिया? च वर्ग कह दिया। ट ठ ड ढ ण, यहाँ पर ये ट से प्रारंभ है तो इसको ट वर्ग कह दिया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह त थ द ध न, त से प्रारंभ है तो इसको त वर्ग कह दिया। और इसी तरह यहाँ पर ये प से प्रारंभ है, इसको प वर्ग कह दिया। बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, अब समझते हैं।
तो क से म तक के, क से म तक के वर्णों का से तात्पर्य है दोस्तों, यहाँ पर जो क है यहाँ से लेकर के और प फ ब भ म यहाँ अंतिम तक ये जो 25 वर्ण हैं, ये 25 वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्पर्श संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं? स्पर्श संज्ञक वर्ण। आप दोस्तों याद रखेंगे जो पांचों वर्ग हैं क च ट त प, ये पांचों ही वर्गों के जो भी प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, तो 5 पचे 25, ये 25 वर्ण जो हैं स्पर्श संज्ञक कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। उम्मीद है बहुत ही अच्छी तरह आपको समझ आ रहा होगा। अब आ गया अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। दोस्तों आपको ये याद करने होंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? 4 हैं। कौन कौन से? य, र, ल और व। इसी तरह ऊष्म व्यंजन, ठीक है दोस्तों, इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों परिभाषा दे रहे हैं, वे वर्ण जो घर्षण के साथ उच्चारित होते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों वे वर्ण जो घर्षण के साथ किसी न किसी से घर्षण करके घिस करके उच्चारण होते, जैसे श, जब आप श बोलेंगे, तीनों में से किसी भी स को बोलेंगे तो ये क्या घिस करके निकलता है, श, स, ठीक है दोस्तों। इसी तरह ह, तो ये क्या घिस करके निकल रहे हैं, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन अथवा संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तो संघर्षी व्यंजन कौन 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 से हैं? स, तीनों स और ह, ये ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व, ठीक है। और स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं, क से लेकर के म तक, पांचों वर्गों के व्यंजन। अब आ जाइए दोस्तों संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? वे वर्ण जो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों संयुक्त व्यंजन वे हैं जो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं दोस्तों, जो ये जो छ है, क्षत्रिय वाला जो छ है, ये क और स से मिलकर के बनता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? 2 के संयोग से जो बनता है उसी को तो संयुक्त कहते हैं। तो क और स को मिलाकर के छ व्यंजन बना, इसलिए छ व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसी तरह त और र को मिलाकर के त्र व्यंजन बनता है, इसलिए त्र को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसी तरह ज्ञ, ज और य को मिलाकर के ज्ञ व्यंजन बनता है, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। श और र को मिलाकर के श्र व्यंजन बनता है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आपको बस इतना याद करना है दोस्तों कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 व्यंजन संयुक्त होते हैं। और ये किस किस को मिलाकर के बनते हैं? तो क्ष जो है क और श को, पेट फटा वाले श को मिलाकर के क्ष बनता है। त्र, त और र को मिलाकर के बनता है। ज्ञ, ज और य को मिलाकर के बनता है। और श्र जो है वो श और र को मिलाकर के बनता है। दोस्तों 5वां है उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? उक्षिप्त व्यंजन का अर्थ है फेंकना। उक्षिप्त का अर्थ होता है फेंकना। जिन व्यंजनों का प्रयोग एक झटके के साथ होता है उन्हें उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। दोस्तों उक्षिप्त व्यंजन 2 ही हैं। 2 ही व्यंजन ऐसे हैं जिनका झटके के साथ प्रयोग करते हैं, जैसे ड, ढ, मेढक, ठीक है दोस्तों, लड़का, फल, ठीक है दोस्तों। तो ड और ढ ये दोनों क्या हैं? उक्षिप्त व्यंजन हैं। आप इन्हें भी याद करेंगे। आइए आगे चलते हैं। देखिए ड, ढ का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है। ड और ढ का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। ड, ढ जिनके नीचे बिंदी लगी होती है तो इन्हें नुक्ता कहा जाता है। देखो दोस्तों समझाता हूं मैं,
कोशिश करते हैं। देखिए ड और ढ, ठीक है दोस्तों, यहाँ मत देखिए, आप देखिए यहाँ पर, ये कहाँ गया, ये इस जगह पर देखिए दोस्तों, इन दोनों के नीचे बिंदी लगी हुई है। तो इस बिंदी को क्या कहा जाता है, पूछा जाता है। तो इस बिंदी को दोस्तों क्या कहा जाता है, नुक्ता या बिंदु तल। नुक्ता या बिंदु तल, इस बिंदु को क्या कहा जाता है, नुक्ता या बिंदु तल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। अब आगे लुंठित अथवा प्रकंपी व्यंजन। लुंठित अथवा प्रकंपी व्यंजन क्या होते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा नीचे की ओर लुढ़कती है तो उसे लुंठित अथवा प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। जिस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा यानी जीभ नीचे की ओर लुढ़के तो उसको लुंठित अथवा प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। जैसे र, अब र को बोल के देखिए, जो आपकी जीभ है वो नीचे की तरफ लुढ़केगी, इसलिए इसको क्या कहेंगे, लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन एक ही होता है, वो है र। अब है पार्श्विक अथवा वर्त्स्य व्यंजन। देखिए दोस्तों, वर्त्स्य अथवा पार्श्विक व्यंजन भी एक ही है, वो है ल। इसे भी आप याद कर लेंगे। वर्णों के क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब वर्णों को क्रम से बोला जाता है, जैसे अ आ इ ई उ ए ऐ, तो ये सब क्या है दोस्तों, क्रम से बोल रहे हैं हम। तो इसी क्रम को जब बोलते हैं तो इसको कहते हैं क्रमबद्ध जो रूप है, इसको वर्णमाला कह दिया जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। कौन कौन से, तो देखिए दोस्तों, अभी हम स्पर्श व्यंजन पढ़ के आए थे। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जो कि क से म तक के होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व। ठीक है दोस्तों, ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन भी हम पढ़ के आए हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, स, स और ह। ठीक है। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो भी 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये भी 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन दोस्तों हमने पढ़ा था, 2 होते हैं, ड और ढ। ठीक है। और अयोगवाह भी दोस्तों हमने पढ़ा था। हमने कहा था या तो आप अनुस्वार या विसर्ग याद कर लीजिए, अथवा अंग और अह, ये 2 अयोगवाह हिंदी में होते हैं। तो स्वर कितने होते हैं दोस्तों, स्वर हमने पढ़े थे, स्वर 11 होते हैं। कुल वर्ण कितने होते हैं, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या होती है 52। ठीक है। मूल वर्णों की संख्या, देखिए दोस्तों, मूल वर्ण अगर आपसे पूछे जाएं तो मूल वर्णों की संख्या होती है 44, जिसमें से 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन दोस्तों कौन कौन से होते हैं, आप इन्हें याद करेंगे। स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं च, छ, ज और झ। संघर्षी सप्रवाह व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। और अर्धस्वर, 2 अर्धस्वर होते हैं दोस्तों, य और व। आपसे पूछा जाता है कि अर्धस्वर किन्हें कहते हैं, तो य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। दोस्तों, अब प्रयत्न के आधार पर, क्या, प्रयत्न के आधार पर स्वर व व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, प्रयत्न के आधार पर स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण। तो वर्णों के उच्चारण करने की रीति को प्रयत्न कहते हैं। वर्णों को किस तरह से उच्चारण किया जाए, इसी रीति को हम क्या कहते हैं, प्रयत्न। तो प्रयत्न के आधार पर वर्णों को 2 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से, एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछे जाते हैं प्रयत्न कितने होते हैं, 2। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। देखिए दोस्तों, आभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। आभ्यंतर प्रयत्न 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला विवृत प्रयत्न, दूसरा स्पृष्ट प्रयत्न, तीसरा ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न और चौथा ईषद् विवृत प्रयत्न। तो देखिए, विवृत प्रयत्न पहला प्रयत्न है, पहला आभ्यंतर प्रयत्न है विवृत प्रयत्न। तो विवृत प्रयत्न के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा सभी स्वर
किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? तो विवृत प्रयत्न के अंतर्गत। ठीक है। इसी तरह स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत क से लेकर के म तक के जो वर्ण होते हैं, हमने पढ़ा था दोस्तों, क से लेकर के म तक के वर्ण। ये देखिए क से और म तक के जो वर्ण हैं ये क्या है? विवृत प्रयत्न कहलाते हैं, स्पृष्ट प्रयत्न कहलाते हैं, माफ कीजिएगा। ईसत स्पृष्ट प्रयत्न, ईसत स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल और व। ठीक है दोस्तों। और ईसत विवृत प्रयत्न के अंतर्गत स, स और ह, ये 4 प्रयत्न आते हैं, 4 प्रयत्न के अंतर्गत वर्ण आते हैं। अब आ गया बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, बाह्य प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। एक होता है घोष और एक होता है अघोष। तो देखिए दोस्तों, घोष जो होता है उसमें क्या होता है? 3, 4 और 5। देखिए दोस्तों, स्पष्ट करते हैं। जो घोष वर्ण होते हैं, घोष वर्ण क्या होते हैं? 3, 4 और 5 वर्गों के 3, तीसरा, चौथा और 5वां जो वर्ण होता है वह क्या कहलाता है? घोष वर्ण कहलाता है। अभी स्पष्ट करेंगे। और य, र, ल, व और ह और सभी स्वर और अनुस्वार ये घोष वर्ण कहलाते हैं। दोस्तों पहले समझते हैं 3, 4 और 5 वर्ण जो होते हैं वे घोष वर्ण कहलाते हैं। कैसे? देखिए दोस्तों, ये वर्ग हैं पांचों, ये पांचों वर्ग हैं। इन वर्गों का देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां इस तरह से वर्ण दिए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, इन वर्गों के 3, 4 और 5 देखने हैं हमें। तो देखिए तीसरे वर्ण, चौथे वर्ण और 5वें वर्ण, ये तीनों ही क्या हैं दोस्तों? सघोष हैं अथवा घोष वर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है? घोष वर्ण हैं। और य, र, ल, व, ह और जितने भी स्वर हैं और अनुस्वार यानी बिंदी, अनुस्वार यानी बिंदी, ये क्या है? घोष प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। अब अघोष कौन कौन से होते हैं? तो देखिए दोस्तों, अघोष होते हैं पहला और दूसरा वर्ण। पहला और दूसरा यानी देखिए पहले वर्ण यानी क, च, ट, त, प और दूसरे वर्ण यानी ख, छ, ठ, थ, फ। ये जो वर्ण हैं ये क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। दोस्तों आप 1-2 बार वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और स और विसर्ग, स और विसर्ग, तीनों स और विसर्ग यानी दोस्तों जो डबल बिंदी होती हैं, इस तरह से इन्हीं को 2 बिंदियों को क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों सघोष और अघोष आपको समझ में आ गए होंगे। सघोष के अंतर्गत आते हैं दोस्तों 3, 4, 5 वर्ण, य, र, ल, व, ह सभी स्वर और अनुस्वार यानी बिंदी। और अघोष के अंतर्गत आते हैं पहले और दूसरे वर्ण और स और विसर्ग। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे चलते हैं। प्राणत्व के आधार पर दोस्तों, प्राणत्व के आधार पर भी स्वर और व्यंजनों को बांटा गया है। तो प्राणत्व के आधार पर कैसे? तो देखिए अल्प प्राण और महाप्राण, प्राण 2 होते हैं दोस्तों, एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। तो देखिए अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, ठीक है, ये अल्प प्राण कहलाएंगे। दोस्तों वही बात है, देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां। तो देखिए ये 5 वर्ग हैं, तो इसमें जो पहला वर्ण है, तीसरा वर्ण है और 5वां वर्ण है, ये अल्प प्राण कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए फिर महाप्राण, और देखिए पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, पहला, तीसरा, 5वां वर्ण और य, र, ल, व और अनुस्वार वर्ण। ठीक है दोस्तों, य, र, ल, व और अनुस्वार वर्ण ये क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। अब देखिए महाप्राण की परिभाषा है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और स और ह ये क्या कहलाएंगे दोस्तों?
महाप्राण कहलाएंगे। जैसे आइए नीचे देखते हैं दोस्तों, देखिए पहला कहा गया है कि दूसरा और चौथा वर्ण ये महाप्राण कहलाएंगे और पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्पप्राण कहलाएंगे। आप इस तरह से याद रखिए 135, 1, 3 और 5 ये अल्पप्राण हैं और 24 ये महाप्राण हैं। 24 महाप्राण और 135 ये क्या है, अल्पप्राण। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा अल्पप्राण और महाप्राण। अब देखिए महाप्राण के अंतर्गत कुछ वर्ण और भी आते हैं, जैसे तीनों स और ह ये भी महाप्राण के अंतर्गत आता है। इसी तरह अल्पप्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और यर, लव और अनुस्वार ये किसके अंतर्गत आते हैं, अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। दोस्तों अब देखिए उच्चारण स्थान ये आपको याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उच्चारण स्थान देखिए सूत्र दिए गए हैं, इन सूत्रों को आप याद करेंगे। आइए हम कोशिश करते हैं आपको याद कराने की। देखिए अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अर्थात देखिए अ लिखा हुआ है कु यानी कवर्ग। देखिए दोस्तों हमने वर्ग बताया था, कवर्ग यानी क, ख, ग, घ, ङ। क के बाद के जो भी 4 वर्ण हैं वो कवर्ग के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए अकार देखिए लिखा हुआ है, देखिए अकार, कवर्ग और देखिए ह लिखा है ना, तो ह और विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय यानी विसर्ग, इनका उच्चारण क्या होता है, कंठ होता है। आप इस सूत्र को इतना याद करेंगे, अकुह विसर्जनीय कंठ, क्या, अकुह विसर्जनीय कंठ। तो अ से ले लेंगे अ को, क से ले लेंगे कवर्ग को, ह से ले लेंगे ह को और विसर्जनीय से ले लेंगे विसर्ग को। इनका स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आइए। दूसरा दिया है ईचु यशा, ईचु यशा तालु। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ई है तो ई हो गया, चू यानी चवर्ग, च छ ज झ या तो चवर्ग हो गया। ठीक है, य यानी य हो गया और श यानी यहाँ पर भी श हो गया। इनका स्थान क्या होगा, तालु, तालव्य कहिए अथवा तालु कहिए, बात एक ही है। ठीक है, इसी तरह से अब आ गया री। तो देखिए री हो गया तो री, टू हो गया तो ट वर्ग, र हो गया तो र और श है तो यहाँ पर श। इनका स्थान क्या होता है दोस्तों, मूर्धन्य। आपको ये सूत्र याद कर लेने हैं सभी, ऋतु रसा मूर्धा, लास्ट वाले वर्ण को छोड़ के पूरा याद कर लेंगे, ऋतु रसा मूर्धा। इसी तरह से ऋतु लसा, लृ यानी लृ, तु यानी तवर्ग, तवर्ग यानी त के बाद के 5 वर्ण, त थ द ध न। ठीक है, ल से ले लेंगे ल को और सा यानी स, इनका स्थान क्या हो जाएगा, दंत। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आगे आइए। अब दिया है ऊपू पद्मानिया ओष्ठ। तो देखिए ऊ यानी ऊ, पू माने पवर्ग, प फ ब भ म। ठीक है, इनका इन दोनों का स्थान क्या होता है दोस्तों, ओष्ठ होता है। इसी तरह से देखेंगे ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु यानी ए और दे में जो ए है उसको ले लेंगे तो आई, तो ए और आई का स्थान क्या होता है दोस्तों, कंठ तालु। इसी तरह से आगे चलेंगे तो देखेंगे ओ दौतो कंठोष्टम। तो देखिए ओ और औ का स्थान क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। इसी तरह से वकारस्य व जो है व का स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ होता है, वकारस्य दंतोष्ठम, तो व का स्थान क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। इसी तरह से यम गणनानाम नासिका च, यम गणनानाम नासिका च, अर्थात य म ङ ण न, इन पांचों का स्थान क्या होता है दोस्तों, नासिका होता है।
अब आगे आइए, आगत या गृहीत ध्वनियाँ। दोस्तों देखिए, आगत कहिए अथवा गृहीत कहिए एक ही बात है। आगत यानी किसी दूसरी भाषा से जो आए हुए शब्द हैं उनको आगत कहा जाता है। हमारी हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं से जो शब्द आए हैं उनको आगत अथवा गृहीत कहा जाता है। जैसे आ है, क है, क के नीचे देखिए दोस्तों बिंदी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? बिंदी। तो इसको क्या कहते हैं? नुक्ता। क्या कहते हैं? मैंने आप पीछे पढ़ाया था, नुक्ता। ख के नीचे नुक्ता है, ग के नीचे नुक्ता है, ज के नीचे नुक्ता है और फ के नीचे जो नुक्ता है इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? ये आगत हैं। आगत यानी दूसरी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में लिए गए हैं। अब देखिए दोस्तों र का प्रयोग। बस दोस्तों अंतिम चरण है, र का प्रयोग और समझेंगे हम लोग। र का प्रयोग क्या है? देखिए, स्वर युक्त र का प्रयोग। देखिए दोस्तों, जब र में स्वर लगा रहेगा, जैसे र जब आधा नहीं रहेगा, उसमें हलंत नहीं लगा रहेगा, र यदि पूरा रहेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? तो स्वर युक्त र का प्रयोग जिस व्यंजन वर्ण के नीचे की तरफ किया जाता है वो व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो जाता है और जो स्वर युक्त र है ये क्या हो जाता है? पूर्व प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए चक्र। अब यहाँ पर क्या है? र जो है देखिए इसका संधि विच्छेद किया है, बताता हूं मैं। देखिए यहाँ पर देखिए र पूरा है, तो यहाँ पर क्या दिया है कि जहाँ पर भी र स्वर वाला होगा तो वहाँ पर क्या कर देंगे? व्यंजन वर्ण जो रहेगा उसके बाद र जो रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? र से पूर्व आएगा। तो देखिए क जो है र से पूर्व आ जाएगा और र उसके नीचे लग जाएगा। ठीक है। इसी तरह देखिए प्रयोग। प्रयोग में भी क्या दिया है दोस्तों? जो स्वर वाला र है ये क्या होगा? उसके नीचे आ जाएगा। अब देखिए स्वर रहित र का प्रयोग। स्वर रहित र का प्रयोग का मतलब क्या है? जहाँ पर र आधा रहेगा, आधा रहेगा मतलब इस तरह से लिखा रहेगा र। ठीक है दोस्तों, उस स्थिति में क्या करेंगे? जहाँ पर र अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर की ओर रेफ के रूप में लगता है। जहाँ भी र आधा रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पर क आधा र और म, यहाँ पर जो र है वो आधा है तो यहाँ पर क्या होगा? ऊपर चला गया, म के ऊपर। देखिए यहाँ पर भी र आधा है तो म के ऊपर चला गया। इसी तरह आशीर्वाद में भी जो र आधा है यहाँ भी ऊपर चला गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से र यदि आधा रहेगा तो ऊपर चला जाएगा और यदि स्वर वाला रहेगा तो कहाँ चले जाएगा? नीचे। और र का प्रयोग, आधे र का प्रयोग बता रहे हैं। ट, ड और ढ के बाद यदि स्वर युक्त र का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। देखिए पूरा र यदि इनके बाद होगा, ट, ड और ढ के बाद होगा पूरा र, तो वो क्या होगा? नीचे चला जाएगा। किस तरह से? इस तरह से। देखिए ट्रेन, तो देखिए यहाँ पर जो र है पूरा है, ट आधा है तो र जो है उसके नीचे चला जाएगा तो ट्रेन बन जाएगा। इसी तरह से ड आधा है उसके बाद र पूरा है तो र नीचे चला गया तो ड्रम बन गया। इसी तरह से र आधा है, ढ आधा है, उसके नीचे चला गया र तो ढंक बन गया। तो इसी तरह से दोस्तों बन जाएगा। देखिए दोस्तों बता रहे हैं कि जो इस तरह से लिखा रहता अंग उसको अनुस्वार कहते हैं और अ के ऊपर यदि चंद्र बिंदी हो तो उसको कहते हैं अनुनासिक और अ यदि इस तरह से हो तो उसको कहते हैं विसर्ग। और इस तरह से ये स्वर बताए गए हैं कि ये 11 स्वर होते हैं। तो दोस्तों आज की कक्षा आपको कैसी लगी? यदि हमारी कक्षा आपको अच्छी लगी तो आप दोस्तों लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार दोस्तों।